हाँ हो गई है वीडियोज वीडियो इसमें आएगा कोई आएगा आई क्या? तो वही सर मुझे इसको हटा दे। बहुत वीडियो डालना है अपन ये तीसरा वाला क्वेश्चन इसी में। हाँ तो ठीक है भाई, कल नहीं आ पाए अपन। पहले देखो क्लियर दिख रहा है क्या? साफ। चलो फिर शुरुआत करते हैं। देखो तो हमने कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए अभी। पॉरीफेरा पढ़ लिया। पॉरीफेरा के बाद दूसरा नंबर आता है किसका? सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा पढ़ लिया। सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटी हेल्मिंथीस। प्लेटी हेल्मिंथीस पढ़ लिया। उसके बाद कल एस्के हेल्मिंथीस हमने ऑफलाइन पढ़ लिया। आज हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन होंगे 3-4, मतलब कभी कभी ऐसा भी कर लिया करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन लिए और फिर आगे अपन टॉपिक पे आ गए, है ना। तो शुरुआत एक अच्छी लाइन के साथ करते हैं कि आत्मविश्वास जगाया नहीं जाता। आत्मविश्वास स्वतः क्या होता है? जागता है। और आत्मविश्वास जब जागता है उसके लिए अभ्यास जरूरी होता है। समझ रहे? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान एक ऐसी चीज है, आप जितने ज्यादा ज्ञानी होते जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है, पहले कॉन्फिडेंस डगमगाएगा। हमें लगेगा अभी हमें कुछ नहीं आता, अभी हमें कुछ नहीं आता। जो ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं वो उनको चीजें आती हैं। और जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते। समझ रहे? अभ्यास लगातार करते रहने से ही हमारे अंदर का आत्मविश्वास क्या होता है? जागता है। तो ये लाइन वही बता रही है कि आत्मविश्वास नहीं जागता, उसे जगाया जाता है। इसलिए तुम्हें क्या करना होता है? अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो ऐसा आत्मविश्वास किसी मतलब का नहीं है कि आत्महत्या ही है। मतलब बिना अभ्यास के आत्मविश्वास में रहना, इसको ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बाद फिर हम शुरुआत करेंगे किसकी? नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? कि जीव विज्ञान का पहला प्रश्न है कि फाइलेरिया रोग का जनक होता है। पहला प्रश्न, फाइलेरिया रोग का जनक होता है। बताओ, पहले ये बताओ, फाइलेरिया का नाम सुना है? बताया था। फाइलेरिया ब्रैंकोवाइट नाम बताया था। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइलेरिया रोग का जनक होता है मच्छर, बैक्टीरिया, हेलमिंथ या प्रोटोजोआ? हेलमिंथ। क्या होता है? हेलमिंथ। हमको ये पता है, सही उत्तर इसका क्या होगा? हेलमिंथ। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये किस हेलमिंथीस से होता है? तो पूछा जाए, बताओ प्लेटी। एक तो है प्लेटी हेलमिंथीस, एक तो है क्या? प्लेटी हेलमिंथीस, और एक हमारे पास है क्या? एसके। बताओ, एसके हेलमिंथीस है ये या प्लेटी हेलमिंथीस? एसके हेलमिंथीस। क्या है? एसके हेलमिंथीस। नाम क्या है? फाइलेरिया ब्रोंकाइटिस। क्या है इसका नाम है? ठीक है, तो पूछा जाए कि फाइल, और ये सब पूछा हुआ प्रश्न है ये। फाइलेरिया रोग का जनक कौन है? हेलमिंथीस। प्रोटोजोआ है नहीं है, बैक्टीरिया है नहीं है, मच्छर है नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो गया? हेलमिंथीस। क्वेश्चन नंबर 2, कीट कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? कीट कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, कीट कोशिका की उपस्थिति किसका? टाइम स्टार्ट हो गया है। कीट कोशिका, तो बताओ, पहला ऑप्शन दिया है मूल कृमियों का यानी थ्रेड वॉर्म्स का,
तीसरा मिट्टी के कृमियों का, चौथा जीवा के कृमियों का। बताओ सही उत्तर क्या है? कीपाकार कोशिकाएं। कीपाकार कोशिकाएं। नहीं आ रहा समझ में है? देखो जब भी विकल्प समझ में ना आए तो एक बात याद रखो, जो आ रहा है पहले उसको रिजेक्ट करो। जब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कोई एक आध विकल्प तो ऐसा होगा जो लग रहा होगा नहीं इसका नहीं हो सकता, तो तुम्हें बताओ क्या लग रहा है? जीवा की कृमि का हो सकता है? नहीं हो सकता तो इसको हटा दो ना। जब प्रश्न से उत्तर ना आए तो उत्तर से ही उत्तर पूछ लो। मिट्टी के कृमियों का हो सकता है? नहीं हो सकता, दो को हटा दो। अब आपके पास दो बचे, गोल कृमि और स्पंज। तो बताओ क्या आपने गोल कृमि में ऐसा पढ़ा था इसमें कीट कोशिकाएं पाई जाती हैं? पढ़ा था क्या? नहीं ना, पढ़ा होता तो मैं बताता नहीं, तो फिर गोल कृमि हट जाएगा। अब शेष क्या बचा? स्पंज। यही इसका उत्तर है, यही इसका क्या है उत्तर। तो पूछा जाए कि कीट कैनाल सिस्टम पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसी को तो उन्होंने बोल दिया है कि कीट कोशिका। समझ रहे? तो इसका उत्तर सही क्या होगा? बा। क्या उत्तर होगा? बा। पहले का उत्तर क्या है? साव। दूसरे का उत्तर बा। अगला क्वेश्चन, ट्रिपेनोसोमाइसिस को फैलाने वाला कीट कौन सा है? किससे कौन सा होता है? सोने की इससे क्या होता है? उत्तर क्या है? सीमक। अच्छा कोई बताएगा सैंड फ्लाई क्या फैलाता है? मधुमक्खी। देखो सेरिकल्चर में काय का अध्ययन करते हैं? रेशम। रेशम का अध्ययन नहीं होता, संवर्धन। कल्चर लगा संवर्धन। हमने बताया था सा से रेशम और सेरी दो। ठीक है। अगला देखो पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में किसका होता है? मछलियों का। किसका होता है? मछलियों का। अच्छा एपीकल्चर तो है ही पहले से, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। कौन सी जोड़ी सही है? आ। जोड़ी आ सही। अगला प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? नील हरित शैवाल। तो तुम तो होशियार हो गए आप सब। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? नील हरित शैवाल। ठीक है। अब देखो अगर इसमें देखें नाइट्रोजन जीवाणु, पता है क्या? ऑफलाइन वाले बैच में हमने पढ़े हैं इनको। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एक को तो कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यही वाले। ये जो होते हैं ये कहाँ पर रहते हैं? तो देखो एक तो पाए जाते हैं पृथ्वी में। पृथ्वी का मतलब हम ये कहेंगे मृदा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली मृदा में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी मृदा में क्या पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में। एक वो होते हैं जो लेग्यूमिनेसी के पादपों में पाए जाते हैं। पादपों की जड़ों की गांठों में। अब देखो अलग अलग है ये, समझ लेना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक तो वो होते हैं यही जो पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से मृदा में पाए जाते हैं, और एक वो होते हैं जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। जो जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं उनका नाम है राइजोबियम। आया ना? याद आया? क्या नाम है? राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम। ये वो हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं। और इधर अगर पूछ ले तो इधर नाम है क्लास्ट्रीडियम। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम। और एक का नाम क्या है? एजोवेक्टर। क्लास्ट्रीडियम और एजोवेक्टर ये वो हैं जो पृथ्वी में मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और ये वो हैं जो क्या काय में पाए जाते हैं? राइजोबियम, या कहें कि लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे हैं उनकी जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। इनका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनेसी। बात आई समझ में? तो ये क्या करते हैं? तो देखो इनका काम है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में बदलते हैं। इनका काम क्या है? वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलने का काम करता है क्लास्ट्रीडियम, यही काम करता है एजोवेक्टर, और यही काम करते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम।
अब एक क्या होता है, एक अमोनिया में जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट में बदलने का काम भी करते हैं, उनका नाम क्या है, तो उनको कहा जाता है नाइट्री कारक। ये दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो ये नाइट्री कारक अलग होते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। एक का नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास, क्या नाम है, नाइट्रोसोफोकस, नाइट्रोसोफोकस। ये क्या कर रहे थे, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहे थे। ये अमोनिया की जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या है, बताएगा कोई, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, क्या, एजोवेक्टर, नहीं एजोवेक्टर तो हमने इधर पढ़ी है, तुम बताओ, नहीं पता, मोस्टॉप, मोस्टॉप और है ना भी ना, नहीं आ रहा समझ में, नाइट्रोवेक्टर, क्या नाम है, नाइट्रोवेक्टर, ठीक। तो ये अलग अलग है, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण में पूछ ले तो पृथ्वी पर ये क्लास्ट्रेडियम एजोवेक्टर है, ये नाइट्रोवेक्टर अलग है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोफोकस ये अलग है, इनके काम अलग है। ये बात याद रखना, मीली हेरिस शैवाल को ही क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और ये जो बिलोंग करते हैं, ये काय से बिलोंग करते हैं बताओ, मोनेरा में है कि प्रोटिस्टा में, तो वो मोनेरा था, मोनेरा बराबर क्या था, प्रोटोजोआ, ठीक है, और ये है प्रोटिस्टा। तो ये आज के क्या थे, 5 प्रश्न थे, ठीक लगे, ठीक है। तो 5 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए। अब हम अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या, एनीलिडा। तो देखो इस पे अगर ना दिख रहा हो तो देखो पहला वो है क्या, पोरीफेरा, दूसरा स्लेंट्रेटा, तीसरा प्लेटिहेल्मिंथीस, चौथा एस्केहेल्मिंथीस। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है एनीलिडा। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, हमारा अगला फाइलम एनीलिडा। देखो जो 10 फाइलम हैं, इन 10 फाइलम में सबसे इंपोर्टेंट जो फाइलम्स माने जाते हैं, एनीलिडा है, ऑर्थ्रोपोडा है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा सवाल जहां से आते हैं वो कहां से आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा से, समझ गए। ऑर्थ्रोपोडा के बाद जो सवाल आते हैं वो आ जाते हैं कहां से, इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है कि अगर हम देखें कि पूरे, अगर हम मौर्य काल को पढ़ें तो अशोक नहीं होते, चंद्रगुप्त नहीं होते, तो मौर्य शासन को इतना नहीं पढ़ते। बात आ रही समझ में। वैसे ही अगर हम देखें कि इसके अंदर बिंदुसार नहीं होता, केचुआ नहीं होता, जरूरी नहीं होता। एनीलिडा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें केचुआ भाई साहब हैं। कौन से भाई साहब हैं, केचुआ, अर्थवोम, इसलिए ये हो गया है, थोड़ा जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी शब्द की मीमांसा करने की कोशिश करते हैं, तोड़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जो शब्द है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एनेलिडा। क्या कहा जाता है, एनेलिडा। और ये जो बना है इसमें दो, देखो ये लैटिन, ये अंग्रेजी भाषा है, लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। एक का नाम है क्या, एनस, क्या नाम है, एनस, या फिर कहें कि एनस जो है, या फिर इन्हीं को कहा जाता है एन्युअल्स, ठीक, एनस या एन्युअल्स। और दूसरा जो शब्द है वो है आइडोस। 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है क्या, एनीलिडा शब्द। एक शब्द है एनस, एन्युअल्स शब्द है, इससे बना है, और प्लस कौन सा शब्द है, आइडस शब्द है। इस आइडस का मतलब है फॉर्म, आइडस का मतलब क्या है, फॉर्म। ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्दों का एक ही मतलब है क्या, रिंग। रिंग का मतलब वलय, वलय का मतलब कहेंगे छल्ला, छल्ला पवादे माई, समझ रहे। ये जो गोल गोल छल्ले हैं, रिंग हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे जंतु जिनका जो शरीर है वो वलय या छल्ले वाला या छल्ला युक्त होता है। इस फॉर्म का मतलब क्या होता है, अपन ने कहते हैं कि इस फॉर्म में प्रारूप, उनकी शरीर का जो प्रारूप है जो किसके जैसा है, छल्ले के जैसा, उन सभी जीवों को कहा जाता है क्या, एनीलिडा। क्या कहा जाता है, एनीलिडा। अब देखो केचुआ सबने देखा होगा है, क्योंकि जैसे अपन सब लोग गांव से ही निवास करने वाले हैं,
कुछ लोग तो होते हैं जो वास्तविक शहरी होते हैं, कुछ बरबट शहरी होते हैं, समझ रहे हैं? कुछ क्या होते हैं कि वास्तविक रईस होते हैं, कुछ बरबट रईस होते हैं, कुछ वास्तव में अंग्रेज होते हैं, कुछ बरबट अंग्रेज होते हैं। तो जो बरबट का मतलब है, इसका मतलब है कि उन्हें आता जाता नहीं है, थोड़ा बहुत आ गया है तो भाई में अपने आप को क्या मानने लगते हैं कि हम खुद एशिया हैं। भाई साहब पूरे भारत की जो शान है वो गांव ही है, समझ रहे? कहते हैं ना कि शहर तो किसी दरख्त से टूटे हुए पत्ते हैं, सूख के उड़कर वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे, और जड़ों को जब पाएंगे तो ये देखेंगे कि गांव से ही हमारे सदर की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो गांव तो भैया जिंदगी क्या है, विदिया है। तो आप भी गांव के, आपने भी केंचुआ देखा है। ये तो कोई लड़कियां कहती थी मैंने तो नहीं देखा, समझ रहे? मैंने ऐसे थोड़ी लड़कियों को कुछ मतलब, लड़कियां बरबट रईस होती हैं, बरबट अंग्रेजन होती है, मतलब देखा सब है उनने, चिनमुना तक देखे, लेकिन वो कहीं अरे तो देखा है ना सबने केचुआ। हाँ तो रान शब्द है ना, दो केचुआ। अलो केचुआ कैसा होता है, मान लो ये हम देख लें कि भैया ये केचुआ है, ये मान लें ये केचुआ है। अब इस केचुए पर क्या होगा, इस तरीके के रिंग्स वलय पाए जाएंगे, ऐसे देखा है ना, ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। जैसे देखो हम इधर देखें, इधर अब आपको अगर उसमें फोटो में नहीं दिख रहा हो तो देखो इसमें इसको जूम करके देखे लेते हैं, देखो कैसे छल्ले पाए जाएंगे। देखो ऐसे दिख रहा है, वीडियो में देखो क्लियर दिख रहा आ रहा है क्या? तो देखो छल्ले पाए जाते हैं। देखो ये यहाँ से अगर हम देखें तो देखो एक छल्ला ये है, समझ गए? देखो ये है एक छल्ला, 1 2 3 ऐसे करके इसमें देखो इसके पूरे शरीर पर क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है। पूरे शरीर पर क्या पाई जाती है, वलय। इन्हीं वलयों के कारण इसका क्या पड़ा है, नाम पड़ा है क्या, एनीलिडा। तो देखो ये ऐसी वलय पाई जाती है, इस वलय के कारण इनका नाम पड़ गया एनीलिडा। क्लियर? तो एनीलिडा को एनीलिडा कहे जाने का कारण क्या है कि इनके शरीर पर जो रिंग्स शेप्ड पाए जाते हैं, शेप पाया जाता है, या कहें कि इनका शरीर वलयों से क्या होता है, बना होता है, इसलिए इसको कहा जाता है एनीलिडा। क्या कहा जाता है, एनीलिडा। ओके, अब पूछा जाए कि इस शब्द का नाम किसने प्रयोग किया सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, लेमार्क। क्या नाम, लेमार्क। और लेमार्क को ही इसका माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। मतलब समझ आ रहा है? अगर पूछ ले कि भाई इस वंश का, इस फाइलम का संस्थापक कौन है, तो लेमार्क। लेमार्क इसका क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, किसका, एनीलिडा। किसका, एनीलिडा का। अब अगली जो महत्वपूर्ण बात है, बस ये बेसिक सी बात थी कि इस वजह से इसको एनीलिडा कहा जाता है। इसका नाम, ये फैक्ट था कि भाई इस वजह से ये नाम का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो लेमार्क था। अब दूसरा जो पॉइंट हम सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं, वो देखते हैं किसका, हमेशा विशेषताओं का। तो अगली जो बात हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं क्या, विशेषता। अगली स्लाइड पे लिख ले विशेषता। तो देखो विशेषताएं हम इनकी इधर लेके लेते हैं। ठीक है, तो देखो विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, एनीलिडा। यहां से सवाल सबसे ज्यादा यही से आते हैं, विशेषताओं से। कोई सा भी फाइल हमको हमने बता दिया था कि 3 चीजें होती हैं, एक तो संस्थापक देख लो फैक्चुअल के बेस पे, और उसकी विशेषताएं देख लो और उदाहरण देख लो, और ज्यादा चीजें यहाँ से नहीं पूछी जाती। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता अगर हम कहें तो इसका जो शरीर होता है, शरीर कैसा होता है, वलय युक्त। वलय युक्त होता है। इनका शरीर कैसा होता है, वलय युक्त होता है। पहली चीज, इनका शरीर कैसा होता है, वलय युक्त होता है। और इसमें से देखो वलय जो होती है, प्रत्येक वलय, जैसे मान लो कि ये है कोई, है ना, क्या नाम से, एनीलिडा है। इस एनीलिडा में ये क्या पाई जा रही है, इसकी वलय क्या पाई जा रही है, वलय क्या पाई जा रही है, वलय। इन वलयों को कहा जाता है मेटामोर्फ। क्या कहा जाता है, मेटामोर्फ। क्या कहा जाता है, मेटामोर्फ। अगर पूछा जाए
कि प्रत्येक वलय को क्या कहा जाता है? मेटामोर। क्या कहा जाता है? मेटामोर। और ये जो वलय पाई जाती हैं, ये वलय कैसी होती है? वास्तविक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनमें वास्तविक क्या पाई जाती है? वलय, या कहेंगे वास्तविक खंड पाए जाते हैं। क्या बोल देंगे? वास्तविक खंड पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर शब्द ये क्यों रखा कि भाई वास्तविक पाए जाते हैं? कोई बता सकता है वास्तविक क्यों लिखा हमने? इसमें वास्तविक खंड पाए जाते हैं क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था प्लेटी हेल्मिंथीज। प्लेटी हेल्मिंथीज में भी आपको याद होगा हमने प्लेन एरिया का उदाहरण रखा था और हमने कहा था कि इनका शरीर देह खंडों से मिलकर बना होता है जिसको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स बोला था। और पूरे प्रोग्लोटिड्स को अगर मिला दें तो उसको स्टेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबुला। याद है? तो वहां पर हमने ये भी कहा था कि ये वास्तविक देह खंड नहीं है, लेकिन देह खंड की शुरुआत वहां से हो गई है। अब स्पष्ट रूप से जिसमें देह खंड देखे जा सकते हैं, खंड देखे जाते हैं, वो एनीलिडा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इनमें जो क्या पाए जाते हैं? देह खंड पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये कैसे होते हैं? वास्तविक। और प्रत्येक खंड को क्या बोला जाता है? मेटामोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटामोर। अच्छा, और जो वास्तविक देह खंड होते हैं इनके लिए मेटामेरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म। बात आई समझ में या नहीं? इनको क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म। फिर से बता रहे, देखो इससे पहले प्लेटी हेल्मिंथीज में प्लेन एरिया का उदाहरण हमने लिया था। क्या तुम्हें याद है? जो भी कस्में खाई थी हमने, वादे किए थे जो मिलके, याद है? याद है। चलो तो वही बता रहा हूँ। प्लेटी हेल्मिंथीज जो था, उस प्लेटी हेल्मिंथीज में हमने प्लेन एरिया का उदाहरण लिया था और प्लेन एरिया में ये बताया था कि देखो ये देह खंडों से मिलकर बना है और इसके जो देह खंड हैं ये वास्तविक नहीं है। प्रत्येक देह खंड को हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं और सभी प्रोग्लोटिड्स को मिलाकर हम स्टेबुला कहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि खंडों की शुरुआत प्लेटी हेल्मिंथीज से हो गई है, समझ रहे? लेकिन वास्तविक वहां पर देह खंड नहीं है। एनीलिडा में वास्तविक क्या मिलेंगे? हमें छल्ले पाए जाएंगे, वास्तविक खंड मिलेंगे और ऐसे वास्तविक खंडों की व्यवस्था को मेटामेरिज्म कहा जाता है। बात आ रही समझ में? तो पूछ ले केचुआ क्या है, एनीलिडा का है, तो क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्मेटिक है। ये मेटामेरिज्मेटिक भी इनको कहा जाता है, कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें वास्तविक क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं। समझ गए? और कहा जाए कि एक खंड को क्या बोला जाता है? मेटामोर। क्या बोला जाता है? मेटामोर। जैसे यहाँ पर हमने जो खंड देखे, एक खंड को बोलेंगे मेटामोर और सभी को मिला देंगे तो इस व्यवस्था को, वास्तविक खंड को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। क्लियर? तो ये पहली विशेषता। अब देखो दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि इनकी क्या कहेंगे? इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। इनमें कैसी? वास्तविक देहगुहा। वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। ये अगली विशेषता है इसकी। देखो वास्तविक देहगुहा, अभी हमने इतना पढ़ा स्लेट ट्रेटा में हमने पढ़ा था कि इसमें वास्तविक देहगुहा नहीं होती, लेकिन देहगुहा जैसी जो संरचना होती है उसको हम सिलेंट्रोन कहते हैं। याद है? सिलेंट्रोन की वजह से ही स्लेट ट्रेटा को स्लेट ट्रेटा कह रहे हैं। क्लियर? इससे पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा था। पोरीफेरा में कहा था कि इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, स्लेट ट्रेटा में सिलेंट्रोन पाई जाती है। फिर हम आ गए इसमें प्लेटी हेल्मिंथीज, एसके हेल्मिंथीज में, समझ रहे? तो वहां पर भी हमें देहगुहा नहीं मिली है ना, यहाँ पर हमें देहगुहा मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक देहगुहा वाले पहले जो जंतु सृष्टि पर आए या पहला जो फाइलम है जिसमें देहगुहा वास्तविक रूप में आई, वो फाइलम कौन सा है? एनीलिडा। तो पूछा जाए ऐसा कौन सा फाइलम है या किस फाइलम के जंतु हैं जिनमें सबसे पहले क्या आई? तो कहेंगे देहगुहा आई। तो वो देहगुहा वाले पहले जंतु हैं कौन से? एनीलिडा। अब आप कहोगे वास्तविक देहगुहा का क्या मतलब है? तो इसको भी समझ लो। वास्तविक देहगुहा, देखो देहगुहा हमने बताया था कि समझो कि कोई एक, मानो ये पानी की टंकी है, मानो ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी, या मान लो ये कोई भी खाली कंटेनर है, इस खाली कंटेनर में आप कोई भी चीज क्या कर देंगे? रख देंगे, तो इसको बोलेंगे गुहा। इसको क्या बोलेंगे? गुहा। किसी भी जंतु के शरीर में खाली स्थान, जो आहार नाल और देह के बीच का जो खाली स्थान होता है,
उसको देह गुहा बोलते हैं। देह गुहा में दो शब्द हैं, एक देह मतलब शरीर और गुहा मतलब खाली स्थान। तो जहां पर आहार नाल और देह की दीवारों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको बोला जाता है देह गुहा। अब इसको वास्तविक देह गुहा इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक पढ़े थे, तो हमने कहा था कि जो मीजोडर्म जब कहा, कब कहा गया, जब तीनों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा गया। मतलब ये है कि एनीलिडा वर्ग क्या नाम से फाइलम के जो जंतु हैं, इनकी देह गुहा को स्पष्ट रूप से क्या किया जा सकता था, विभाजित। जैसे मान लो ये कोई जंतु है, इस जंतु में अगर हम देखें कि इतनी जो लेयर है इसको हम अलग से देख सकते हैं, इसको अलग से देख सकते हैं, समझ गए। दूसरी लेयर को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अलग से हम इसको भी देख सकते हैं, समझ गए। लेकिन जो खाली स्थान है ये स्पष्ट रूप से हमें खाली दिख रहा है, इसी को बोलेंगे क्या, वास्तविक देह गुहा। वास्तविक देह गुहा मतलब स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि हाँ ये खाली है, उसी को कहते हैं वास्तविक देह गुहा। अभी तक जो थी उनमें वास्तविक देह गुहा नहीं थी, इनमें क्या पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा। इस देह गुहा का नाम कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के आपको लिखना चाहिए कि इसकी देह गुहा को सीलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलोम। तो पूछा जाए कि एनीलिडा की देह गुहा को क्या कहा जाता है, या वास्तविक देह गुहा को क्या कहा जाता है, सीलोम। क्या कहा जाता है, सीलोम। तो अगली विशेषता इनकी क्या है कि इनमें वास्तविक क्या पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है। दूसरा देखो, आपने केंचुआ हाथ में पकड़ा है क्या भैया, श्रीदेवियों ने नहीं पकड़ा, भैया इधर तुम लोगों ने देखो। आज भाई साहब क्या बताइएगा, लड़के तो है ही शान, समझ रहे, तुम लोग क्यों नहीं, मतलब ये केंचुआ कैसे पकड़ लिया होगा, चिकना होता है कि नहीं होता भैया, होता है कि नहीं होता। अच्छा गोंच देखिए, गोंच देखो, लड़के सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तालाब में सफर में जाते हैं, तालाब में तो भैया जाएगी तो खून पी लेगी, तो वो जो गोंच है वो भी क्या होती है, चिकनी। वो भी क्या होती है, चिकनी। मतलब जो होती है ना, वो चिपक जाती है, वो अलग है, जिसके ऊपर वो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, उसकी बात नहीं हो रही। खाली वो भी क्या होती है, चिपक जाती है। भैंसों में भी आपने देखी होगी, चिपकी रहती है, तो वो भी काफी चिकनी होती है। ये चिकनाई का कारण क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि थूक निकाल के लगा लेते होंगे, चाट लिया बोले क्या हो गई, चिकनी हो गई। तो इसके लिए क्या होता है, इनमें उसको कहा जाता है क्यूटिकल। क्या कहा जाता है, क्यूटिकल। तो पूछा जाता है कि इनके शरीर पर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनके शरीर पर क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ये इनकी अगली विशेषता है कि इनके शरीर पर क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। इनके शरीर पर काय का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल। और पूछा जाए कि ये क्यूटिकल कहाँ से निकलता है, तो कहेंगे कि यही जब क्यूटिकल का क्या है, खुद ही इसका क्या करते हैं, स्राव करते हैं स्वयं। और पूछा जाए इससे क्या होता है, तो कहेंगे ये इनके शरीर को सूखने नहीं देता, या कहेंगे ये शरीर को नम बनाए रखने का कार्य करता है, नम बनाए रखता है। आ गई बात समझ में। अगर पूछा जाए कि क्यूटिकल क्या करता है, तो कहेंगे भैया जो क्यूटिकल होता है इनका, वो क्यूटिकल इनके बॉडी को सूखने नहीं देता है, इनके शरीर की क्या करता है, जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उस नमी को बचाए रखता है, ठीक है, और उसको चिकना बनाए रखता है क्या, क्यूटिकल। तो कहेंगे इनके शरीर के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का आवरण हमने इससे पहले भी पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, एस के हेल्मिंथीज में। किसमें पढ़ा है भैया, एस के हेल्मिंथीज में। एस के हेल्मिंथीज में भी हमने क्यूटिकल का आवरण पढ़ा था कि इनके शरीर में क्यूटिकल का क्या, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, वो इनके शरीर पर भी पाया जाता है एनीलिडा में, ठीक है। ये इनकी अगली विशेषता है। अब देखो अगली, और अगर हम और विशेषताओं को देखें तो देखो अगली विशेषता क्या है, तो देखो जरा अगली विशेषता है कि इनमें जो उत्सर्जन होता है, इनमें देखो उत्सर्जन से पहले एक चीज इंपोर्टेंट सुन लो, इनमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी तो पाई ही नहीं जाती, इनमें आरबीसी क्या होती है, पाई नहीं जाती। आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन। तो पूछा जाए इनका जो हीमोग्लोबिन होता है, देखो इनमें आरबीसी नहीं, प्लाज्मा में, काय में, प्लाज्मा में क्या होती है, घुली रहती है,
तो पूछा जाए किस फाइलम के जंतुओं का ये जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में घुला रहता है, तो आपको बताना है कौन सा, एनीलिडा। एनीलिडा फाइलम की अगली विशेषता है, अब देखो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो अपन सांस नहीं ले पाते। जैसे कुछ कहते हैं ना कि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा भाई साहब तो सांस में सांस कैसी भी मिलाते रहो मत जाओगे, समझ रहे। हीमोग्लोबिन ही है जिन आपने सांस ली, हंसते हो तुम लोग यार, कोई लोग कहते हैं ना कि सांसों का चलना, दिल का धड़कना किसकी बदौलत है, तेरी वो तुम्हारा हीमोग्लोबिन थोड़ी है, समझ रहे। अगर आपका हीमोग्लोबिन सामने वाला बन जाए तब आप कह सकते हो कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है आपके ऊपर बैठती है, फिर प्रत्येक कोशिका के भीतर तक जाती है, तो ये श्वसन वर्णक है, श्वसन करवाता है, समझ रहे। तो इसमें जो श्वसन के लिए हम कह सकते हैं इसको श्वसन वर्णक, ये क्या है, श्वसन वर्णक, ठीक है। आगे हम इसका जब ब्लड पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन की वजह से श्वसन होता है, किसी की सांस में सांस मिलने से श्वसन नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये प्लाज्मा में क्या होता है, घुला रहता है, किसकी, तो कहेंगे केंचुआ, किसकी, केंचुआ की, केंचुआ, केंचुआ नहीं एनीलिडा, केंचुआ भी मान लो, केंचुआ के भी प्लाज्मा में घुला रहता है और एनीलिडा की। अगली बात देखो, इनमें एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है, लिख लो, इनमें एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है, उत्सर्जी अंग पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया, जिसे क्या कहा जाता है, नेफ्रिडिया। तो पूछा जाए कि किस वर्ग के जंतुओं में, किस फाइलम के जंतुओं में, किस फाइलम के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार के अंग नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा एनीलिडा। एनीलिडा फाइलम के जंतुओं में विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, नेफ्रिडिया, ठीक है। क्या कहा जाता है, नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया इनमें क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। अगला, अगर देखो अगला इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन, तो देखो श्वसन इसमें त्वचा से भी पाया जाता है। देखो जब केंचुआ मिट्टी में चला जाएगा, केंचुआ मिट्टी में चला जाएगा तो कहां से सांस लेगा, समझ रहे, त्वचा के द्वारा। तो इनमें त्वचीय श्वसन या त्वचा से भी क्या होता है, त्वचा से भी श्वसन क्रिया होती है, त्वचा से भी क्या होती है, श्वसन क्रिया होती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ये पहले जंतु हैं जिनके भीतर ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम पाया जाता है, या फिर कहेंगे कि भैया कैसा सिस्टम पाया जाता है, नलिका के भीतर नलिका सिस्टम, नलिका के भीतर नलिका सिस्टम, नलिका के भीतर नलिका सिस्टम पाया जाता है इनमें, क्या, नलिका के भीतर। और पूछा जाए ये कौन से जंतु हैं, ये पहले जंतु हैं जिनमें नलिका के भीतर नलिका क्या पाया गया, सिस्टम। अब आप कहोगे नलिका के भीतर नलिका क्या है, तो नलिका के भीतर क्या, हमने कहा था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी जो ओपनिंग होती है आहार नाल की वो एक ही होगी, समझ रहे, यहीं से उनको खाना है और यहीं से उनको क्या करना है, निकालना है, समझ गए। अब नलिका के भीतर, नलिका का मतलब है एक नलिका ये है, समझ गए, और एक नलिका ये, नलिका के भीतर क्या है, ये नलिका है, इसमें दो ओपनिंग है, यहाँ से आप किसी चीज को खाओगे, नीचे से निकाल लोगे। ऐसी बॉडी कैविटी को कहा जाता है क्या, ट्यूब विद इन ट्यूब, क्या होती है, ये कैविटी होती है। तो पूछा जाए किस फाइलम के जंतुओं में सबसे पहले नलिका के भीतर नलिका तंत्र विकसित हुआ, तो एनीलिडा के भीतर। इसका मतलब ये अगर यहाँ से खा रहे हैं तो यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से नहीं होगा कि यहीं से खा लिया यहीं से निकाल लिया, यहाँ से भाई साहब खाएंगे और यहाँ से निकाल देंगे। इसको कहते हैं नलिका के भीतर नलिका सिस्टम। और ये किस में पाया गया सबसे पहले, एनीलिडा। किस में पाया गया, एनीलिडा। तो ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम पूछा जाए तो किसके, किसमें पाया जाता है, एनीलिडा। अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता है कि इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, इनका शरीर कैसा होता है, त्रिस्तरीय। दूसरा, इनका शरीर कैसा होता है, द्विसममिति, कैसा होता है, द्विसममिति। देखो त्रिस्तरीय द्विसममिति, पोरी जो हमने पढ़ा था इससे पहले पोरीफेरा पढ़ा, तो हमने पोरीफेरा भी क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था,
उसके बाद पोरीफेरा के बाद हमने स्लेंट्रेटा पढ़ा, तो स्लेंट्रेटा कैसा था, वो भी डिप्लोब्लास्टिक था। फिर प्लेटी पढ़ा, तो प्लेटी पहला था जो कैसा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें प्लेटी मिला है, समझ रहे। तो प्लेटी क्या थे, त्रिस्तरीय थे, समझ गए। और हमने देखा था कि एक को हम कहते थे मीजोगिलिया और एक को कहते थे मीजोहाई, किसको कहा जाता था, पोरीफेरा को, और मीजोगिलिया सिलेंट्रेटा। और प्लेटी में क्या हुआ, 3 स्तरीय त्वचा का पहली बार विकास हुआ। यहाँ पर ये भी अब देखो, अब जितने भी जंतु आएंगे किसी में हम नहीं लिखेंगे कि ये त्रिस्तरीय द्विसम्मित है, अब सभी के सभी त्रिस्तरीय द्विसम्मित होंगे। हम भी द्विसम्मित हैं। अगर हमें यहाँ से कोई धर के बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसी तलवार जैसे धर दे कोई यहाँ से बढ़ा, तो हम भी बीच में से क्या हो जाएंगे, 2, तो हम भी कैसे हैं, द्विसम्मित, समझ रहे। और अब सारे जंतु हमें कैसे मिलेंगे, द्विसम्मित, और सभी कैसे मिलेंगे, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब हमने बता दिया था, क्या मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर ट्रिप्लो जो शब्द है वो ट्रिपल के लिए है, ट्रिपल मतलब 3, और ब्लास्टिक जो शब्द है वो काय के लिए, परत के लिए, सतह के लिए, जिसमें 3 सतह पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए हमने बताया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसी होती है, एक बाह्य त्वचा होगी, एक आंतरिक त्वचा होगी और एक बीच की त्वचा होगी। एक कहाँ की त्वचा होगी, बीच की, ठीक है। तो जो बीच की त्वचा होगी ये होगी, तो ये त्वचा होगी देखो बीच की, इसको बोलेंगे मीजोडर्म, बीच वाली को क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। इसको बोलेंगे एक्टोडर्म, इसको बोलेंगे मीजोडर्म, और इसको बोलेंगे एंडोडर्म। क्या बोलेंगे, एंडोडर्म, ठीक है। तो ये है एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म। तो ये 3 सतह वाले क्या हैं, जंतु हैं। तो ये त्रिस्तरीय है। द्विसम्मित का मतलब बता दिया था, द्विसम्मित को अंग्रेजी में बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहा जाता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर किसी जंतु को बीच में से खड़ा काट है और वो बराबर बराबर 2 भागों में बढ़ जाए, उसका शरीर उसे कहा जाता है द्विसम्मिति। तो अब सारे जंतु द्विसम्मिति ही होने वाले हैं प्लेटी के बाद। प्लेटी के बाद सभी जंतु कैसे होंगे, अब द्विसम्मित होंगे। तो इनका शरीर कैसा होता है, त्रिस्तरीय द्विसम्मित होता है। इनमें आरबीसी हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आरबीसी पाई नहीं जाती, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। इनमें उत्सर्जीय कौन होते हैं, नेफ्रिडिया होते हैं। इनमें श्वसन जो होता है वह त्वचा से भी इनमें श्वसन होता है। इनमें ट्यूब या नलिका के भीतर नलिका सिस्टम पाया जाता है, जिनकी दोनों क्या होते हैं, दोनों ओर से इनके द्वार खुले होते हैं, यानी इनमें जहां से ये खाना खाएंगे वो भी ओपनिंग होगी और निकालेंगे वो भी क्या होगी, ओपनिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगला देखो उदाहरण, अगला देखते हैं क्या उदाहरण। तो देखो उदाहरणों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो पूछा जाता है केंचुआ। क्या पूछा जाता है, केंचुआ। केंचुआ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले केंचुआ के बारे में सुन लो। केंचुआ का जो नाम है वो नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिट्यूमा, फेरिट्यूमा पोस्टुमा। पूछा जाए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरिट्यूमा पोस्टुमा, ठीक है। फेरिट्यूमा पोस्टुमा इसका क्या है, ये नाम है साइंटिफिक। दूसरा इसका उपनाम है क्या, किसान मित्र। इसको क्या कहा जाता है, किसान मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसान मित्र। तो केंचुआ को किसान मित्र भी कहा जाता है। सवाल उठता है किसान मित्र क्यों कहते हैं, तो आपको पता है जहां पर केंचुआ होता है तो वो केंचुआ मिट्टी को क्या करता रहता है, खाता रहता है, और खाने के बाद वो बीट के माध्यम से बाहर निकालता रहता है। और जब बाहर निकालता है तो मिट्टी हो जाती है भुरभुरी, और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो पौधे हैं उन पौधों की जड़ों को अंदर तक जाने में आसानी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो बीज होते हैं
हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, किसान को हम कह सकते हैं, जो हम जब जुताई करवाते हैं तो उसमें भी हम मिट्टी को क्या करवा रहे होते हैं, भुरभुरा। समझ रहे, केचुआ अपने आप उसको क्या करता रहता है, भुरभुरा। इसलिए इसको, केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। पूछा जाए कि मिट्टी को खाना, मिट्टी को निकालना या भुरभुरा करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कास्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिंग। तो पूछा जाए केचुआ जब मिट्टी को खाकर उसको भुरभुरा बनाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बताना है कि उस क्रिया को कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिंग। कास्टिंग क्या है, केचुआ जब मिट्टी को खाकर बाहर निकालता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, उसी को कहा जाता है क्या, कास्टिंग। उसी को क्या कहा जाता है, कास्टिंग। ठीक है, अगली बात सुनो। जो केचुआ है, इस केचुए की एक और खास बात है, पता है क्या, बताओ क्या बताने वाला हूं मैं बताने वाला हूं कि कहते हैं ना कि अगर एक काश कभी ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती। समझ रहे, इसका मतलब केचुआ के लिए ये गाना ठीक है, क्योंकि केचुए के पास 8 दिल होते हैं। केचुए के पास कितने दिल होते हैं, 8 दिल होते हैं। देखो, एक तो होता है चेम्बर, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के हृदय में 13 चेम्बर होते हैं। हमारे हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। समझ रहे हैं, हमारे हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, 4। तो चेम्बर एक अलग चीज, चेम्बर एक अलग चीज है, यहाँ हृदय ही 8 है। समझ रहे, तो भाई साहब ये गाना गा सकते हैं। तो पूछा जाए कि किसके पास 8 दिल होते हैं, तो केचुआ के पास कितने दिल हैं, 8। समझ रहे, कितने दिल हैं, 8। तो 8 दिल पाए जाते हैं भाई साहब, किसके पास, केचुए के पास। किसके पास, केचुए के पास। अगली बात है वो, अगली बात देखो, पूरा जो केचुआ है, मान लो ये केचुआ है, इस केचुए में सारे हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये इसमें क्या पाई जा रही है, वलन। क्या पाई जा रही है, वलन, जिसको हम बोल रहे थे मेटामोर्फ। क्या बोल रहे थे, मेटामोर्फ। तो ये मान लो ये मेटामोर्फ। अब देखो केचुआ समझना है इसको। अब इसमें एक आगे वाला देखो, ये पूरे को एक एक को मेटामोर्फ बोलते हैं, है ना। तो इसमें से अगर हम गिने तो 14, 15, 16, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है क्या, क्लाइटेलम। क्या बोला जाता है, क्लाइटेलम। पूछा जाए कि क्लाइटेलम क्या है, तो क्लाइटेलम ये है कि 14वां, 15वां और 16वां खंड जो होते हैं, ये मिलकर एक संरचना बनाते हैं। इस संरचना को क्लाइटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम। अगला देखो, इसी क्लाइटेलम के अंदर जो 14वां छिद्र होता है इसका, ये मादा जनन छिद्र होता है। क्या छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र। तो पूछा जाए कौन से नंबर का खंड मादा जनन छिद्र होता है, क्योंकि ये द्विलिंगी है, तो 14वें नंबर पर तो होता है क्या, मादा जनन छिद्र। और मान लो ये नंबर है अगर 18, तो यहाँ पर पाया जाता है क्या, नर जनन छिद्र। क्या पाया जाता है, नर जनन अंग कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 18वां जो क्या पाया जाता है, इसका जो खंड होता है वो तो होता है नर जननांग पाया जाता है उसमें। और ये जो होता है 14वां, उसमें क्या होता है, मादा जनन छिद्र है। और 14, 15, 16 खंड मिलके एक संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम क्लाइटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइटेलम। ठीक है, अगला देखो। अब एक ऐसा होता है जो इसका मुंह ढकता है, उसको प्रोस्टियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोस्टियम। तो पूछा है कि प्रोस्टियम क्या है, पहला वाला खंड। कौन सा खंड, पहला खंड, जो क्या करता है, मुंह को ढकने का काम करता है। मुंह को क्या करता है, ढकने का, मुंह को ढकने का क्या करता है ये काम, मुंह को ढकने का कार्य करने वाला है, उसका नाम है क्या, प्रोस्टियम। तो पूछा जाए कि कौन सा वाला खंड मुंह ढकता है, प्रोस्टियम। क्लाइटेलम में कौन कौन से खंड आते हैं, 14, 15, 16। कौन सा अंग इसका क्या होता है, कौन से नंबर का खंड नर जननांग होता है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या है, तो कहेंगे ये द्विलिंगी होता है। ये कैसा होता है, द्विलिंगी। केचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। एक ही शरीर में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के लिए लिख लेना कि लैंगिक जनन के लिए 2 केचुओं का पास आना जरूरी है। तो इसमें लैंगिक जनन होता है। ऐसा नहीं है कि ये द्विलिंगी है तो यही अपने आप नहीं कर लेगा। समझ रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए, एक और केचुआ चाहिए, लैंगिक जनन होगा। ठीक है, तो इसमें लैंगिक जनन होता है जिसके लिए केचुए की आवश्यकता होती है।
समझ गए। हृदय में इसके पास हृदय कितने होते हैं? 8, 18 वहाँ जो क्षेत्र होता है वो नर होता है, और 14, 15, 16 को क्या बोला जाता है? क्लाइट। अगली बात है केचुए की। तो देखो बस केचुए में आपको इतना याद रखना है, नाम है फेरिटिमा पेस्टोमा, किसानों का मित्र कहा जाता है। 8 दिल होते हैं, दिल धड़कने दो इसके। और कास्टिंग किसको कहा जाता है? जब ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। 14, 15 सूर्य छिद्रों को मिलाकर क्लाइटेलम कहते हैं। मादा जननांग जो होता है वो 14वां होता है, नर जो होता है वो 18वां होता है। मुंह को जो ढकता है उसको प्रोस्टियम कहा जाता है, प्रोस्टियम। दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है किससे? जोंक। जोंक, वो गोंच नहीं है, वो जो हम कह रहे थे चिपकती है, वो जोंक ही है। लेकिन अब मैंने गोंच शब्द इसलिए प्रयोग में लिया कि हम उसको गोंच ही बोल देते हैं। गोंच वो है जिसके ऊपर इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है, इसमें से वो बाहर निकलती है, ये है गोंच। समझ रहे? ये गोंच नहीं है, ये जोंक है। समझ गए? जोंक। अब देखो जोंक को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? लीच। क्या कहा जाता है? लीच। तो ये जो जोंक या लीच है, इसका भी क्या काम है? इसकी एक खास विशेषता क्या है कि जब भी ये डसती है, चिपकती है, तो देखो हमें पता नहीं चलता और ये चिपकी रहती है। क्या खास बात है? खास बात ये है कि ये जहां से जब ये चिपकती है तो इसके मुंह में से ये लार जब इसकी आती है तो वो लार उतनी जगह पे, जितनी जगह पे ये चिपकी है उसको सुन्न कर देती है, उतनी जगह पे। सो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हमसे क्या चिपकी है, गोंच क्या नाम से, ये जोंक चिपकी है। समझ गए? लेकिन इसका एक और लाभ क्या होता है कि जो जोंक होती है, इसकी जो लार होती है इतनी ज्यादा एंटीसेप्टिक होती है कि आपने कई बार फेसबुक पे या गूगल पे या यूट्यूब पे एक लीच थेरेपी सुना होगा, जिसमें चेहरे शरीर पे गोंचे ही गोंचे लिपड़ी होती हैं। अपन कहते हैं यार ये हो क्या रहा है? वो थेरेपी ऐसी होती है कि वो जहां पर फोड़े फुंसी या दिक्कत होती है कहीं पर, तो वो क्या करते हैं? गोंच को छोड़ देते हैं। गोंच को छोड़ देते हैं तो गोंच वहां छोड़ नहीं देते, मतलब चिपका देते हैं जहां होती है। तो वो उसी को क्या करते हैं? वो सुन्न तो कर देगी तो पता तो चलेगा नहीं। तो वो क्या करता है? उसके जितने भी फंगस होते हैं या कहें कि बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कर लेते हैं? वो चूस लेते हैं, मय मवाद पीस पीस के सबको। और जहां जहां उसने चूस लिया है वहां दोबारा क्या नहीं हो सकता? हम कहेंगे वहां दोबारा किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। समझ रहे? तो वो जो थेरेपी है वो यही है जोंक। तो इसका भी उपयोग उसमें किया जाता है लीच थेरेपी में। समझ गए? तो जोंक इसी का उदाहरण है। अगला है नरीश। नरीश या कहा जाता है नेरिश। नेरिश भी इसी का उदाहरण है। नेरिश भी किसका उदाहरण है? एनीलिडा का। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो केचुआ, और इसके बाद जोंक और नेरिश। ये तीनों के तीनों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये तीनों उदाहरण है किसके? एनीलिडा। किसके? एनीलिडा। तो देखो एनीलिडा हो गया खत्म। केवल इतनी सी बातें आपको एनीलिडा में याद रखना है, ठीक है? तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी रिकॉल किए लेते हैं। एनीलिडा जो है ये एनी या और आइडोस या फिर एनस और आइडोस शब्द से ये मिलकर बने हैं। इसका मतलब रिंग वलय या छल्ले होता है। इसका मतलब इसका फॉर्म या प्रारूप है। ऐसे जीव जिनके शरीर पर छल्ले पाए जाते हैं उनको एनीलिडा कहते हैं। इसका सबसे पहले जो नाम का प्रयोग किया वो सबसे पहले लेमार्क ने इस शब्द का प्रयोग किया, और इस फाइलम का संस्थापक भी माना जाता है कौन? लेमार्क। इसके बाद हमने देखा कि विशेषताओं में कि इसका शरीर वलय युक्त होता है। इसमें वास्तविक क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं। वास्तविक खंडों को मेटामेरिज्म कहा जाता है, एक एक खंड को मेटामोर कहा जाता है। इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है जिसको सीलुम कहते हैं। क्यूटिकल का इसके ऊपर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, ठीक है? और ये क्यूटिकल का काम है कि स्वयं ये स्राव करते हैं और ये इसको मॉइस्चराइज बनाए रखता है। अगली विशेषता आपने देखी कि इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। द्विपेशीय यानी बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। इनमें श्वसन त्वचा से भी होता है, और इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब नलिका सिस्टम पाया जाता है जो कि पहला है। समझ गए? विकसित। इसके अलावा एक चीज और लिख लेना कि इनमें विकसित क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। उसमें एडवांस था, इसमें विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। लिख लेना विकसित तंत्रिका तंत्र क्या पाया जाता है? विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगला केचुए में नहीं, एनीलिडाम्स में, सभी एनीलिडा में। समझ गए? अगला देखो केचुए का हमने देखा उदाहरण केचुआ फेरिटिमा पोस्टमा नाम है, किसान मित्र कहा जाता है। 8 दिल वाले भाई साहब हैं, कास्टिंग ये करते हैं
प्रोस्टियम इसका मुंह ढकने वाला क्या है, वलय है। 14, 15, 16 क्लाइटेलम है। मादा जनन छिद्र है 14वां। 18वां कौन सा है, और ये द्विलिंगी है। इसके अलावा जोक और खत्म हो गया क्या, एनिलिडा। बोलो समझ क्या लिख लो, विकसित विकसित तंत्रिका तंत्र। देखो जो भी बोलते जाते हैं आप वो लिखते जाए। अगर कोई अगर इस पे भी देखे लाइव तो उनसे भी यही कहना है कि जो बोल रहे हैं वो आप लिखते चलो, समझ गए। और साथ साथ लिखते चलोगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और आप भरोसा रखना कि इससे ज्यादा आपको और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो बची खुची कसर होती है सुबह अभ्यास प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।